लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पंडित अनिल पांडे जी द्वारा प्रदत्त कालसर्प योग के विषय में आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगा कालसर्प योग और इसके बचने के क्या है उपाय। पंडित अनिल कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार ज़्यादातर पंचांगों में 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु कुछ पंचांगों में जैसे कि श्री काशी विश्वनाथ के ऋषिकेश हिंदी पंचांग के अनुसार 5 मई को 4:02 प्रातः से शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर 29 मार्च 2025 से 5 मई 2025 के बीच में करेंगे। मंगल के सिंह राशि कन्या राशि में गोचर के बाद यह कालसर्प योग समाप्त होगा। अधिकांश पंचांगों में यह गोचर 28 जुलाई को हो रहा है, परंतु ऋषिकेश पंचांग में यह 1 अगस्त 2025 तक होगा। इसके अनुसार कुंडली कालसर्प योग 29 मार्च 2025 से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक या अधिकतम 1 अगस्त 2025 तक होगा। वर्तमान कालसर्प योग के प्रभाव 3 प्रकार से होंगे। कालसर्प योग का प्रभाव पूरे विश्व पर होगा और इसे विश्व के परीक्षक में आकलन कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। कालसर्प योग का दूसरा प्रभाव सभी देशों पर अलग अलग भी होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में परीक्षण किया गया है। कालसर्प योग का तीसरा प्रभाव विभिन्न व्यक्तियों पर होगा, विशेष रूप से उन पर होगा जो कि कालसर्प योग से पहले से ही ग्रसित हैं। इसका सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और मैं इसे राशिवार बता रहा हूँ। वर्तमान कालसर्प योग का विश्व और भारत की ऊपर क्या असर होगा इसको जानते हैं। वर्तमान में कालसर्प योग का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आपको राशिवार बताया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व पर इसका क्या असर होगा उसके बारे में। विश्व के बारे में चर्चा करने के लिए काल पुरुष की कुंडली को आधार बनाया जाता है। काल पुरुष की कुंडली का लग्न मेष राशि होता है। इस समय मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह 12 भाव से लेकर 6ठे भाव के बीच में है। चंद्रमा बीच बीच में कालसर्प योग के बाहर भी भ्रमण करेगा। राहु 12वें भाव में है और केतु 6वें भाव में है। इस स्थिति में 18 मई को परिवर्तन होगा। 18 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे तथा राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में रहेंगे। इसी के बीच में चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह रहेंगे। चंद्रमा बीच बीच में कालसर्प योग के बाहर होगा, परंतु इसके कारण कोई बड़ा परिवर्तन होना संभव नहीं है। यह कालसर्प योग की दूसरी अवस्था होगी। पहले हम पहली अवस्था के विषय में जानते हैं। कालसर्प योग में राहु जब 12वें भाव में होता है तब केतु 6ठे भाव में होता है, तो इस कालसर्प योग को शेषनाग कालसर्प योग कहते हैं। इस योग ने प्रारंभ होते ही अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है तथा अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल को टैरिफ लगाया जाना इस योग का परिणाम है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूर्ण प्रयास करने पर भी रूस और यूक्रेन तथा इजराइल और मुस्लिम चरमपंथियों के बीच में संधि नहीं हो पाई। इस स्थिति में अभी भी दुखद परिणाम आना जारी रहेंगे। शेषनाग कालसर्प योग में यह कहा गया है कि व्यक्ति के आँख का ऑपरेशन भी होगा, अर्थात काल पुरुष की बाईं आँख जिसे विश्व का बायां हिस्सा मान सकते हैं, काफ़ी खून खराबा होने की उम्मीद रहेगी। इस प्रकार यह संभव है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के अलावा कुछ और भी लड़ाइयाँ इस क्षेत्र में हों। भारत को चाहिए कि अवधि में वह पाकिस्तान और चीन से सतर्क रहे। 18 जून के उपरांत विश्व विषांतक कालसर्प योग के प्रभाव में आएगा। यह अवधि शेषनाग कालसर्प योग से भी खतरनाक होती है। इस अवधि में युद्ध का विस्तार होगा।
पूरा विश्व परेशान रहेगा। दोनों अवधि को मिलाकर देखने से यह निश्चित है कि विश्व में एक बहुत बड़े महापुरुष या राजनेता की मृत्यु होगी। अब हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मेरे द्वारा रिसर्च कर बनाई गई भारत के स्वतंत्रता की कुंडली कन्या राशि की है। इसमें नवम भाव में राहु में तथा तीसरे भाव में केतु विराजमान है। सभी ग्रह इसी दोनों ग्रहों के बीच में है। इस कालसर्प योग को शंखनाद कालसर्प योग कहते हैं। अगर यह अवधि 7.5 की भी हो तो यह कालसर्प योग और खतरनाक हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता भी 7.5 के दौरान ही हुई थी तथा इसके परिणाम ही भारत का पाकिस्तान से जनवरी 1949 तक लगातार संग्राम चलता रहा। मेरे द्वारा रिसर्च कर बनाई गई भारत की कुंडली के अनुसार राहु सप्तम भाव में है तथा लग्न में केतु है। बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच में हैं। इस कालसर्प योग को तक्षक कालसर्प योग कहते हैं। इसे प्रभावित जातक को घरेलू दुख, अनेक शत्रु, धन की हानि आदि से पीड़ित होना पड़ता है। अगर इसे हम एक देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में घरेलू परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, जो कि वर्तमान में दिखाई भी दे रही हैं। एक वर्ग द्वारा लगातार केंद्रीय कानून को न मानने की घोषणा तथा वक्फ बोर्ड पर एक वर्ग द्वारा लगातार आंदोलन इसका परिचायक है। इस तरह के कृत्यों में लगातार वृद्धि होगी। 18 मार्च के उपरांत छठे भाव में राहु था, 12वें भाव में केतु आ जाएगा। इस कालसर्प योग को महापद्म कालसर्प योग कहते हैं। इस समयावधि में भारत को कई संधियों में असफल होना पड़ेगा। शत्रुओं से बार बार लड़ाई झगड़ा होगा, अर्थात पाकिस्तान और चीन तथा बांग्लादेश के तरफ से लगातार कुछ न कुछ होता रहेगा। कश्मीर में आतंकवादियों का बार बार आक्रमण भी हो सकता है। कश्मीर में तथा देश में आतंकी घटनाओं में संभवतः वृद्धि हो सकती है। इन दोनों कालखंडों को मिलाकर भी कुछ असर होने की संभावना है। इस पूरी अवधि में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 20 में तक राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा में गुरु का प्रत्यंतर होगा, क्योंकि इसके कारण धन हानि संभव है। इसके उपरांत राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा में शनि का प्रत्यंतर चलेगा, जो कि ज़्यादा खतरनाक होगा। इस पूरी अवधि अर्थात कालसर्प योग की अवधि में भारत के एक बहुत बड़े राजनेता या एक बहुत बड़े महामानव की मृत्यु भी हो सकती है। आइए अब हम आपको और राशिवाल कालसर्प योग के असर के बारे में बताते हैं। 29 मार्च से 18 मार्च 2025 तक कालसर्प योग का पहला चरण होगा। 18 मई से 28 जुलाई 2025 तक कालसर्प योग का दूसरा चरण होगा। दोनों चरणों के फल में थोड़ा अंतर रहेगा। मैं आगे राशिवाल कालसर्प योग के असर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। पहले चरण में गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार के झगड़ों में आपके पराजय की स्थिति बनेगी। बदनामी भी हो सकती है। आँखों में परेशानी भी होना संभव है। दूसरे चरण में आपकी अपनी जन्मभूमि से दूर की यात्रा होगी। भाई से मतभेद रहेगा। नेत्र रोग, हृदय रोग, रक्त संबंधी रोग तथा अन्य प्रकार के रोग आदि हो सकते हैं। वृष राशि, पहले चरण में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। भाइयों से मतभेद हो सकता है तथा जन्मभूमि से दूर स्थान की यात्रा भी हो सकती है। दूसरे चरण में व्यापार में बहुत परेशानियां आएंगी। सफलता के पास पहुंचने के बाद एकाएक परेशानियों के कारण सफलता नहीं मिल पाएगी। संतान को रोग होगा। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। मिथुन राशि, संतान को कष्ट होगा। माता पिता, दादा दादी को कष्ट हो सकता है। व्यापार और नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है तथा परिवार में किसी वृद्ध की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे चरण में पिताजी से सुख प्राप्त नहीं होगा। शासन से आप दंडित किया जा सकते हैं। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कर्क राशि,
प्रथम चरण में दुर्भाग्य से लगातार आप परेशान रहेंगे, पितृ सुख में कमी आएगी, प्रशासन से सावधान रहें, संघर्ष बढ़ेंगे। द्वितीय चरण में आपके भाग्य में बाधा आएगी, पैतृक संपत्ति में हानि होगी, व्यापार में हानि होगी, रोग, आघात, मित्रों से धोखा आदि हो सकता है। सिंह राशि, पहले चरण में आपको मित्रों से धोखा मिल सकता है, आप रोगी हो सकते हैं, भाग्य साथ नहीं देगा तथा व्यापार में हानि होगी। दूसरे चरण में साझेदार के साथ झगड़ा हो सकता है, अपने जीवन साथी से अलगाव संभव है। यह अलगाव सामान्य अलगाव या विशेष अलगाव भी हो सकता है। आप डिप्रेशन में पीड़ित हो सकते हैं। कन्या राशि, पहले चरण में विवाहित जीवन में कष्ट हो सकता है, आपका जीवन साथी परेशान हो सकता है, उससे आपको कुछ दिनों के लिए अलग भी रहना पड़ सकता है। आपको डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे चरण में प्रेम संबंध में असफलता मिलेगी, पत्नी से दूर जाना पड़ सकता है, डिप्रेशन में बचने का प्रयास करें। तुला राशि, पहले चरण में आपके चरित्र में दोष आ सकता है, आपसे कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे समाज के बीच में आपका चरित्र हनन हो। द्वितीय चरण में जीवन साथी से कुछ दिनों के लिए दूर जाना पड़ सकता है, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान से आपको कष्ट प्राप्त होगा या आपकी संतान को कष्ट होगा। अगर आप वृद्ध हैं तो आपके बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, पहले चरण में आपको आसानी से दूर न होने वाले कुछ रोग हो सकते हैं, आपके जीवन साथी के चरित्र पर कोई धब्बा लग सकता है, मित्रों से आपको धोखा मिलेगा। जुआ खेलने वाले सावधान रहें, जुए में हानि होना तय है, शारीरिक चोट भी लग सकती है। दूसरे चरण में माँ को कष्ट हो सकता है या माँ से आपको कष्ट हो सकता है। अगर आप छात्र हैं तो शिक्षा में कठिनाई आएगी, आर्थिक रूप से आप परेशान होंगे। धनु राशि, पहले चरण में आपको संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है, वाहन से आपको पीड़ा हो सकती है, माँ को या माँ से आपको कष्ट हो सकता है, आर्थिक रूप से कठिनाई आएगी। दूसरे चरण में सहोदर भाई बहनों से आपको कष्ट होगा, जीवन साथी से अलगाव होगा, तनाव बढ़ेंगे, आय में अधिक अपव्यय होगा। दूसरे चरण में आपकी आर्थिक स्थिति और खराब होगी, बदनामी मिल सकती है, तनाव बढ़ेंगे। मकर राशि, प्रथम चरण में आपका अपने भाई बहनों के साथ विवाह बढ़ सकता है, अचल संपत्ति की प्राप्ति में बाधा आएगी, आपको अपने सेवकों से, वाहन से तथा जीवन में पीड़ा प्राप्त हो सकती है। द्वितीय चरण में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, बदनामी मिलेगी, तनाव बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ भी तनाव रहेगा। द्वितीय चरण में आप मानसिक रूप से अशांत रहेंगे, अदालती केस का आपको सामना करना पड़ सकता है, सम्मान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन साथी के साथ तनाव होगा। कुंभ राशि, प्रथम चरण में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, आप अस्वस्थ होंगे, व्यय बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ भी तनाव हो सकता है। द्वितीय चरण में मानसिक रूप से अशांति बढ़ेगी, आपके नैतिक मूल्यों में कमी आएगी, अदालती केस का सामना करना पड़ सकता है, जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ सकता है। मीन राशि, प्रथम चरण में आपका स्वभाव बदलेगा, आप पहले से ज़्यादा कटु हो जाएंगे, चालाकी बढ़ेगी, नैतिकता में कमी आएगी, कचहरी के कार्यों में परेशानी होगी। द्वितीय चरण में गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, झगड़ों में हार का सामना करना पड़ सकता है, आंखों में कष्ट हो सकता है। अगर हम सभी राशियों पर कालसर्प योग के सामान्य असर की बात करें तो कालसर्प योग के कारण आपके जीवन में अशांति आती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है, जीवन साथी के साथ तनाव होता है तथा नैतिकता में गिरावट होती है। परंतु इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर रहेगा जो जन्म से कालसर्प योग से पीड़ित हैं और उनकी विषोत्तरी दशा की महादशा और अंतरदशा
राहु की चल रही है। इसके अलावा अगर शनि की 7.5 चल रही है तो भी कालसर्प योग का प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग नहीं है उनको इसका कम प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम कई उपाय बताते हैं। जिन जातकों को कुंडली में कालसर्प योग है और राहु की महादशा, अंतर्दशा या शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए आवश्यक है कि वे त्रयंबकेश्वर जाकर कालसर्प योग की पूजा करवा लें। इसके अलावा उनको 12,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प योग नहीं है परंतु राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा या शनि की 7.5 चल रही है, उनको चाहिए कि वे 12,000 महामृत्युंजय का जाप करें तथा प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। जिन जातकों की कुंडली में न तो कालसर्प योग है, न राहु है, न केतु की दशा चल रही है, ना ही शनि की 7.5 लगी है, उनके लिए पर्याप्त है कि वह भगवान शिव का दूध और जल से प्रतिदिन अभिषेक करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप इन उपायों से कालसर्प योग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको दूरभाष पर या व्यक्ति रूप से मुझसे संपर्क करना चाहिए या किसी विद्वान पंडित से भी आप अपना संपर्क कर कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं।